हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे इन एचएस। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे अपना जो HSAB थ्योरी चल रही थी उसी को अपन कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आपके कंप्लीट यूनिट की तरह है, एक यूनिट ही है। इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक अटेम्प्ट करना है आपको, है ना। तो इसके अंदर जो थ्योरीज अपन देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन बद्धता, है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कर लो पहले तो, है ना। इलेक्ट्रॉन बद्धता ना कर उसे सिद्धांत है, यानी कि HSAB थ्योरी, HSAB था। उसमें आपको 3 थ्योरियां मिली, यानी कि ये थ्योरियां किस पे बेस है कि कैसे अपन पहचानें कि अपना एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, है ना। और इंट्रैक्शंस को कुछ ज़्यादा दिखा रही थी, है ना। ये इंट्रैक्शंस को ज़्यादा दिखा रही है कि कौन सी ज़्यादा होगा, कौन सा कम। फर्स्ट थ्योरी थी अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरी आती है वो आपकी होती है पिट्जर सिद्धांत या पाई बॉन्डिंग सिद्धांत। 2 थ्योरी होंगी, पाई बॉन्डिंग सिद्धांत हो गई, पाई बॉन्डिंग थ्योरी हो गई। नेक्स्ट जो लास्ट है वो पिट्जर थ्योरी है, पिट्जर। ये थ्योरियां होती क्या है, क्या क्या करती है, देखो ये थ्योरियां बोलती है कि जो भी आपका हार्ड एसिड है, सॉफ्ट एसिड होता है, उन्हीं के बारे में ये बताती है कि कौन सा हार्ड होगा, किस तरीके से होगा तो, है ना। तो ये थ्योरी तो थी जो अपनी ये प्रैक्टिकल बेस थी अपना, कि कंप्लीट जो प्रैक्टिकल बेस होता है, यानी कि अपन ने कहा था कि अपने पास फॉर्मूला था पीके का, माइनस log के, यानी कि अगर ये थ्योरी कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल बेस थी, अगर आपको प्रैक्टिकली कोई पैरामीटर्स दे दिए जाए तो अपन बता सकते हैं कि कौन सा अपना एसिड हार्ड होगा और कौन सा सॉफ्ट होगा, है ना। अब जो आपकी ये पाई बॉन्डिंग थ्योरी है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी केवल सॉफ्ट इंटरेक्शन के बारे में ही बताती है। ये कहती है कि अगर आपके पास कोई सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है, यानी कि सॉफ्ट कोई एसिड और बेस मिल रहा है, एसिड भी क्या होगा अपना सॉफ्ट होगा और जो बेस होगा आपका वो भी क्या होगा, सॉफ्ट होगा। दोनों की जब सॉफ्ट की इंटरेक्शन होगी तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स हो गया ना। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड का निर्माण हो सकता है स्टेबल होने के लिए। ओके, जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उस कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। अब बात आती है कि पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होगा। जैसे अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था आपको कि जब आपके पास कोई मेटल्स के साथ लिगेंड अप्रोच करता है, मेटल होगा, लिगेंड बनेगा। इनमें क्या होगा कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, जो पहला बॉन्ड बनेगा आपके वो होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो लिगेंड होगा पहले तो अपना क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे मेटल भरा हुआ हो चाहे आपके खाली कक्षक हो, यानी कि चाहे मेटल्स और कंप्लीट वेकेंट हो या आपके फुल फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या बढ़ती हो, ये फर्क नहीं पड़ता। जब लिगेंड आपके कभी भी मेटल के पास लिगेंड आता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण बनाता है। और जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण बनाता है वो केवल लिगेंड की तरफ से होता है, मेटल का कोई नहीं होता। यानी कि मेटल के पास अगर कोई कक्षक खाली है तो उसी में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डालता है। तो आपके पास ऐसे कोई लिगेंड मेटल लिगेंड्स की तरफ इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है। अब बात आती है पाई बॉन्डिंग, क्योंकि थ्योरी का नाम है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो पाई बॉन्ड बनेगा कब, जब आपके पास लिगेंड के पास क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और मेटल क्या हो, वेकेंट हो। अगर मेटल के पास d ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अगर मान लो मेटल के पास क्या है, ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल, वो आपका खाली है, खाली होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को पाई बोलते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं, ये तो पता ही है सबको। तो अपने पास जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड
बनेगा। यही इंटरेक्शन या यही इस थ्योरी में बताया गया है कि जब आपके सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि एसिड क्या होता है। एसिड के पास क्या होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल या खाली कक्षक पाए जाएंगे, है ना, जब मेटल के पास या अपने पास कह सकते हैं, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब एसिड के पास खाली कक्षक पाए जाएंगे तो खाली कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है। लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, अब आपके एक बेस करेगा, क्योंकि बेस के पास ही इलेक्ट्रॉन्स रीच होता है, बेस आपका इलेक्ट्रॉन रीच होता है हमेशा। और ये जो आपका एसिड है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। यही होता है जब अपन लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में पढ़ते हैं, तो जब अपन कोऑर्डिनेशन में लेके चलते हैं, एक बार एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं चीज को, ना, ठीक है। जब अपना मेटल और कोई लिगेंड होता है, एक दूसरे के साथ अप्रोच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, तब होता क्या है कि मेटल को अपन कहते हैं कि आपका क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव करता है। यानी कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाता है कि मेटल तो एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि लिगेंड आपका एक बेस की तरह बिहेव करता है। ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब मेटल है भाई, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और देगा कौन इलेक्ट्रॉन, वही देगा ना जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, है ना। यही होता है, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही देगा, है ना। कमी होगी किसी के पास तो वो तो क्यों ही देगा अपनी तो मेटल ले सकता है। इसीलिए अपन इसे कहते हैं लुईस एसिड और इसे कहते हैं लुईस बेस, यानी कि लिगेंड को कहा जाता है लुईस बेस और मेटल को कहा जाता है लुईस एसिड। जब अपन एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे थे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 10th से आ रहा है, 11th में भी आया, 12th में भी आया, फर्स्ट ईयर में भी आया, सेकेंड ईयर में भी आया और आपके अब भी आया है ना। तो इसमें अपन ने शुरू से लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में नाम सुना हो, पढ़ा भी है कि होता क्या है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इनमें, तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे, वरना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है, एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इन्हें कहा जाता है कि ये आपके लुईस एसिड होते हैं। तो अपने पाई बॉन्डिंग की थ्योरीज में क्या बताया गया है कि जब आपके कोई सॉफ्ट एसिड होगा, सॉफ्ट बेस होगा, दोनों का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद में इनमें पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। पाई बॉन्ड के निर्माण से अपन कह सकते हैं कि वो थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है ये सब। ओके, ये थ्योरियाँ दी गई है। अब पिट्जर की थ्योरी क्या कहती है, देखो पिट्जर की थ्योरी कहती है कि आपके अगर इलेक्ट्रॉन बंधु, यानी कि ये डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना मानकर अपन मान सकते, ये आपके जो ये थ्योरी है ध्रुवणता पे निर्भर करती है। ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ध्रुवण होगा, यानी कि पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के अंदर ही होगी। यानी कि जो आपका सॉफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स बना है उसी के अंदर सबसे ज़्यादा ध्रुवणता होगी, जितनी ज़्यादा ध्रुवणता होगी उतना ही वो सॉफ्ट होगा। पिट्जर ने ये कहा। तीनों थ्योरियों के बारे में वापस से बता देती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत एक प्रैक्टिकली मेथड है। इस मेथड के द्वारा अगर यानी कि अपने पास कोई पैरामीटर्स यानी एक्स वाई पैरामीटर्स की वैल्यू दी जाए तो अपन इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं और तब अपन बता सकते हैं कि आपका जो एसिड है वो एसिड होगा या बेस होगा। यानी कि ये सिद्धांत तो आपके सॉफ्ट एसिड्स या सॉफ्ट बेस के बारे में, या सॉफ्ट है या हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के बारे में अच्छे से डिटेल से बता पाता है। नेक्स्ट सिद्धांत था जो अपना यानी कि ये तो आपका हार्ड एसिड्स की भी व्याख्या कर सकता है और सॉफ्ट एसिड की भी व्याख्या करेगा, और यानी कि जो चार केस बनते हैं अपने, ये बेस की भी व्याख्या करेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट बेस की भी व्याख्या कर सकता है। जबकि पाई बॉन्डिंग क्या कर रहा है कि सॉफ्ट वाले के इंटरेक्शन को ही बता पा रहा है। और पिट्जर की थ्योरी क्या कहती है कि जिसमें ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, ज़्यादा ध्रुवणता होगी किसी भी स्पीसीज के अंदर, वो उतना ही आपके क्या होगा
सॉफ्ट एसिड होगा, यानी कि वो सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये तीनों थ्योरियाँ अपन ने कवर कर ली। अब बात ये आती है कि HSFB थ्योरी ये बोलती है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी रोल होता है। ओके, यानी कि जब अपन ने कहा कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस को और कैसे पहचाने, क्योंकि अपने को क्या पता कि कौन सा कहाँ कैसा सॉफ्ट होगा, कौन सा बेस होगा। देखो इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यही है कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि एसिड आपका जो सॉफ्ट है या बेस सॉफ्ट है या हार्ड है, तब तक इसकी थ्योरी की व्याख्या अच्छे से नहीं की जा सकती। तो इसकी कमजोरी, यानी कि इसकी जो अच्छाई थी वही इसकी कमजोरी बन गई इस थ्योरी की। जब पढ़ेंगे सीमाएं लिमिटेशन तब अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है। फिलहाल अपन देखने वाले हैं कि कहा गया है कि इसी थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या है, यानी कि विद्युत ऋणता का क्या रोल हो सकता है। क्योंकि अपन ने यहाँ अगर रोल देखा जाए तो उसमें देख लिया अपन ने कि उसकी साइज का भी देख लिया, इफेक्ट की साइज को कैसे साइज के आधार पर, ध्रुवणता के आधार पर, पाई बॉन्डिंग के आधार पर, ये सब अलग अलग थ्योरियाँ थी। अब देखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर विद्युत ऋणता का क्या रोल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है। ओके, जो नया कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देखेंगे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। क्योंकि विद्युत ऋणता को अपन ये तो मानते हैं कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, लेकिन रियल में होती क्या है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों बार बार में आ जाती है हर जगह। तो कोई कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर बॉन्ड्स ब्रेक करने की बात हो या अपने पास बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हो, इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात हो, हर जगह यही आती है। सबसे ज़्यादा आपके आती कहाँ है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हो, रिएक्शंस के टाइम मैकेनिज्म करते हो, तब अपने को पता चलता है कि इसका रोल होता क्या है। यानी कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से होगा, कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली ले जाएगा, कौन दे जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर लगाते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ होता क्या है, कैसे तो पहले घटेगी, कैसे आपके बढ़ेगी, वो देखते हैं। जब अपन लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ना, यही कॉन्सेप्ट है। जबकि आपके टॉप टू बॉटम चलते हैं अपन, जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपके इंक्रीज होती है। तभी कहा जाता है कि आपके पास जो कौन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, यही होता है। यानी कि आपके फोन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की सबसे कम। ये था अपना, ये तीनों ही अपने को बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी हो गई। और अगर कार्बन और मेटल के केस में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मानते हैं अपन, कार्बन की मानते हैं और मेटल्स की कम मानते हैं, है ना। इसीलिए जब बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो कार्बन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये प्लस में चला जाता है, ये करते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करवाने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही करवाया जाता है। ओके, सबको पता है। जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। देन जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है जी। ओके, ये आपको आना चाहिए, आ गया था आपके शुरू से आ रहा है ना। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपकी जो विद्युत ऋणता है वो इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ये तो सबको पता है कहानी। अब होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके आधार पर जाना जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि आपके पास नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है, एक दूसरे के कितने पास में, जितने पास में है उसका, जितने पास में है उनके पास, जितने वो एक दूसरे के पास में होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉन्स की बंधुता यानी कि उनसे बंधने की यानी कि टेंडेंसी कितनी है, ओके, वो देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात ये आती है कि जब आप इधर से इधर चलते हो साइज भी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज होती है। इसी कारण जब
फ्लोरीन तक चलते हैं अपन तो क्या होगी, साइज बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। साइज बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, एक दूसरे में अट्रैक्शन अच्छे से खासे होते हैं। अट्रैक्शन यानी कि इनको बांधे रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो इसे ही अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, और अगर साइज डिक्रीज हो रही है, जेड इफेक्ट यहाँ इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट यहाँ इंक्रीज होता है। इसी तरीके से अगर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, और यहाँ जेड इफेक्ट क्या है आपका डिक्रीज होता है। तो जेड इफेक्ट तो आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब यहाँ इस चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है ना। इस चैप्टर में रोल ये है कि अगर आपके पास कोई आयंस, यानी कि ये आयंस पे डिपेंड करेगी आपके, अगर कोई आयंस है आपके पास तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अब देखो मैं आपके पास दो कंडीशंस रख रही हूँ, एक लिथियम है आपका और एक लिथियम प्लस है। लिथियम प्लस और लिथियम के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, है ना। और एक आपके में ऑक्सीजन है और ये O2 2- है। इनमें से अपने को डिफाइन करना है, ऊपर दिखेगा नहीं शायद आपको, नीचे लिख दूँ, O2 है, O2 2- है ना, यही है। अब इसमें अपने को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्योंकि अपने को पता है कि लिथियम क्या है, अगर लिथियम प्लस या लिथियम प्लस की बात की जाए तो होता है क्या आपका, एक आपका हार्ड एसिड होता है, ये होता है, क्योंकि साइज छोटा है, हार्ड एसिड कह सकते हैं अपने पास, है ना। बात ये आती है कि किस आधार पर पहचान रहे हैं अपन की हार्ड है या सॉफ्ट है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एक बार पहले। आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की सबसे ज्यादा होती है वो हार्ड होता है। एसिड हो चाहे बेस का कॉन्सेप्ट हो, दोनों एसिड चाहे बेस दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगने का, अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही हार्ड होगा। अगर एसिड के केस में बात कर रहे हैं तो वो एसिड उतना ही हार्ड होगा, और अगर बेस के केस में बात कर रहे हैं तो वो बेस उतना ही हार्ड होगा। ओके, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो वो आपका हार्ड एसिड या हार्ड बेस होगा, ये। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है किसी की, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती है किसी की तो वो सॉफ्ट करेक्टर आ जाएगी, यानी कि सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें। मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर या किसी भी एटम्स के अंदर, एटम्स की आयंस का अच्छा रहेगा यहाँ आयंस वर्ड यूज करना। अगर किसी आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, ये सही रहेगा अपना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपको आयंस के केस में ही यूज करना है, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। आयंस अगर आयन दे रखे हैं तब अच्छे से यूज कीजिए, अगर आयंस नहीं दे रखे तो अपन इसे यूज नहीं कर सकते। अब मैंने कहा कि आपके पास लिथियम है, लिथियम प्लस है, दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लिथियम प्लस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि लिथियम अपने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ये भी कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बनने की पावर कितना है, यानी कि जितना साइज छोटा होगा वो उतना ही बनेगा। तो लिथियम प्लस की साइज छोटी है क्योंकि एक लिथियम मॉलिक्यूल है, लिथियम मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर किया, यानी कि उसमें निकाला, तो वो लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, साइज छोटी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का एफिनिटी बढ़ गई, उनकी एफिनिटी बढ़ी तो क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। तो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए इसमें हार्डनेस का करेक्टर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट केस है आपका, एक तो ऑक्सीजन O2 है, O2 2- है, दोनों में विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी है। अब बात यह है कि ये तो आपका क्या हो गया, एटम हो गया, तो इसके केस में तो अपन कर नहीं सकते है ना, क्योंकि एटम्स के केस में अपन कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। सॉरी, एटम्स मॉलिक्यूल यानी कि अणु के या मॉलिक्यूल्स के बीच में। ओके, तो अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन प्लस है, एक ऑक्सीजन माइनस है, दोनों में से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी, O+ की होगी, यानी कि ऑक्सीजन प्लस की होगी, ऑक्सीजन माइनस की नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इसीलिए O+ में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी स्पीसीज के अंदर अपन इजीली पहचान सकते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस के करैक्टर। ओके, सॉफ्टनेस और हार्डनेस के करैक्टर पहचानने के लिए पहले अपने को आयंस में चाहिए होता है। जो भी एटम है आपका वो आयंस में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर आयंस में है तो अपन इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपका सॉफ्ट होगा और कौन सा हार्ड होगा। जैसे एग्जांपल अच्छा खासा मेटल का केस लेते हैं, Mn का है, एक अपने पास Mn+2 है, एक आपके पास Mn+7 है। अब दोनों में से पूछा जाता है कि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी होती है। ओके, यानी कि एक अपने पास Mn+2 है, एक अपने पास Mn+7 है। इन दोनों में से पूछा जाए कि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो अपने को क्या बताना है कि जितने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकालना, 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, साइज डिक्रीज हो चुका। साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स में एफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उनमें इनकी बंधने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। देन तो इसकी हार्डनेस भी बढ़ेगी, है ना। और इसमें क्या होगा कि है तो दोनों एसिड, क्योंकि दोनों के पास ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं दोनों ही। अपन ने जब परिभाषा पढ़ रहे थे एसिड बेस की तो उसमें यही तो कहा था कि जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जिसमें जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। यानी कि एसिड की डेफिनेशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे। बात आती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्डनेस किसमें है, तो हार्डनेस का केस लगाएंगे तो अपन ये बताएंगे कि Mn+7 आपका हार्ड है, जबकि Mn+2 इसके कंपैरिजन में क्या है आपका सॉफ्ट होता है। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो Mn+7 हार्ड होगा और Mn+2 सॉफ्ट होगा। ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब अपने पास है कोई एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, जैसे आपके पास बोरॉन है और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है ना, बोरॉन, और एक आपकी Be है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। और क्या लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये है, इनमें से आपको बॉन्ड का कौन सा सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो दिखाना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेक नहीं होगा, तो वो आपका यही होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो इन केसों के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई कंपाउंड अटैच होगा वो बॉन्ड ब्रेक करने में उतनी ही डिफिकल्टी आएगी, है ना। वो अपना इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहेगा। बट आपके पास अगर ऑक्सीजन यानी कि दोनों ही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जबकि आपके कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को तो अपन ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन की कोई रिएक्शंस आती है तो उन्हें अपन इजीली ब्रेक नहीं करवाते, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है इजीली। ये अपने पास दो केसेस है कि अगर आपके पास कोई कार्बन और कार्बन आ जाए या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आ जाए तो उनमें बॉन्ड ब्रेक ये ब्रेक इजीली हो सकता है, वीक बॉन्ड है, जबकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, जबकि कार्बन के पास आपके क्या होता है, लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे लगाया जाता है। जैसे आपके जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखते हैं तो उसमें तो जो सारी चीज़ें या सारे जो रूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही यूज़ की जाती है। ओके, तो अपना जो अपन ने अभी किया आज की क्लास में वो है, आपने 3 थ्योरियां देख ली एसिड और बेस के बारे में और साथ में विद्युत ऋणता का भी कॉन्सेप्ट देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे HSAB की एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।